everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter oxidative phosphorylation, and in this lecture we will discuss about the mechanism of ATP synthesis. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is mechanism of ATP synthesis. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी चेन में टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4. अब इन चारों कॉम्प्लेक्स का हमने डिटेल में डिस्कस किया था. अब इन चारों कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसको? यूबिक्विनोन को. कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कहां से कहां? NADH से यूबिक्विनोन. और जब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है कॉम्प्लेक्स 1, तो साइमल्टेनियसली ये 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. मींस इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूज करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. This is all about complex 1. Now coming to complex 2. complex 2 की अगर बात करें तो ये सक्सिनेट या FADH2 की अगर बात करें, क्योंकि complex 2 से क्या होता है? FAD बॉन्ड होता है. सो सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन किसको देता है? यूबिक्विनोन को. किसको देता है? यूबिक्विनोन को. और ये यूबिक्विनोन को जब इलेक्ट्रॉन देता है तो ये प्रोटॉन को पंप नहीं करता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से सफिशिएंट एनर्जी रिलीज नहीं होती है कि ये प्रोटॉन पंप कर सके. सो अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? यूबिक्विनोन. जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो साथ में प्रोटॉन भी लेता है, क्योंकि यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है एंड प्रोटॉन कैरियर भी है. और ये यूबिक्विनोन QH2 में कन्वर्ट होते हैं. अब ये यूबिक्विनोल इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? यूबिक्विनोल से इलेक्ट्रॉन जाता है कॉम्प्लेक्स 3 में. सो कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर करता है? यूबिक्विनोल से साइटोक्रोम C में. और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो साइमल्टेनियसली 4 प्रोटॉन्स की पंपिंग करता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. नाउ साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन जाएगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक. अब इसको कौन ले जाएगा? इसको ले जाएगा कॉम्प्लेक्स 4. सो कॉम्प्लेक्स 4 की अगर बात करें तो ये साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है कहां पे? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. और जब 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो ये 2 प्रोटॉन को पंप करता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. सो जब NADH से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो कितने प्रोटॉन पंप होते हैं? टोटल 10 प्रोटॉन पंप होते हैं. 4 एंड 2, टोटल 10 प्रोटॉन की पंपिंग होती है. वहीं पे सक्सिनेट या FADH2 की अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में कितने प्रोटॉन की पंपिंग होती है? क्योंकि सक्सिनेट यहां से कंसीडर करेंगे, यहां पे कॉम्प्लेक्स 1 क्या हो जाएगा? बाईपास हो जाएगा. तो यहाँ पे टोटल कितने प्रोटॉन हुए? टोटल 4 + 2 6. तो 2 इलेक्ट्रॉन के पंपिंग में टोटल 6 प्रोटॉन की क्या होती है? पंपिंग होती है. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो प्रोटॉन कहां से कहां जाता है? मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में. इट मींस कि मैट्रिक्स में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन. और ये क्या है? दिस साइड इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस.
and this side is matrix side. So matrix से किधर आया, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन आया. अब ये प्रोटॉन कहाँ से आता है, ये प्रोटॉन आते हैं वाटर से. वाटर H प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में होता है. सो H प्लस कहाँ चला गया, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, बचा यहाँ क्या, OH माइनस. सो अब यहाँ पे दो तरह के इवेंट हुए. पहला, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अलग हो गए. मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट वन इज द चार्ज सेपरेशन. प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज क्या हो गया, अलग हो गया. किससे अलग हो गया, अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. दूसरा, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाई हो गया, जबकि मैट्रिक्स में इसका कंसंट्रेशन कम हो गया. सो दूसरा इवेंट क्या हुआ, दूसरा इवेंट हुआ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. क्या हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. किसका, प्रोटॉन्स का. क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों बना, क्योंकि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में. अब यहाँ पे दो चीजें हुए, पहला चार्ज सेपरेशन और दूसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. चार्ज सेपरेशन की वजह से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का अक्रॉस एक एनर्जी स्टोर होती है और उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. दूसरी खास बात, क्योंकि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. सो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का अक्रॉस केमिकल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गया. क्या हो गया, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गया. अब इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कंबाइंडली इसको बोलते हैं क्या, प्रोटॉन मोटिव फोर्स. क्या बोलते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स. सो प्रोटॉन मोटिव फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज बेसिकली अकर्स ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट. अब ये जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन कैसे होगा, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज. क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेज. एटीपी सिंथेज के थ्रू जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में प्रोटॉन. सो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज होगा तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा किस चीज में, एडीपी के फॉस्फोराइलेशन में, और ये क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा. बट सवाल ये है कि जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होता है तो उससे एटीपी का फॉर्मेशन कैसा होता है. सो व्हाट इज द केमिकल मैकेनिज्म दैट कपल्स प्रोटॉन फ्लक्स विद फॉस्फोराइलेशन. और इसको एक्सप्लेन किया गया है केमी ऑस्मोटिक मॉडल के थ्रू. केमी ऑस्मोटिक मॉडल को प्रपोज किए थे पीटर मिचेल ने. पीटर मिचेल ने केमी ऑस्मोटिक वर्ड यूज किया था दो चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होता है तो एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है उसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं. पहला, एंजाइमेटिक रिएक्शन. क्या होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, और एंजाइमेटिक रिएक्शन इज बेसिकली केमिकल रिएक्शन. ये क्या है, केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या है, जब एडीपी का फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये क्या बनाता है, एटीपी बनाता है. सो दिस इज केमिकल रिएक्शन. सेकेंड वन इज द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. सेकेंड वन क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स. सो यहाँ पे केमी ऑस्मोटिक वर्ड को यूज किए थे दो चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए. पहला, केमी फॉर केमिकल रिएक्शन एंड ऑस्मोटिक फॉर द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. सो पीटर मिचेल ने केमी ऑस्मोटिक मॉडल को एक्सप्लेन किए थे. कैसे किए थे, ये यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या है, एडीपी का फॉस्फोराइलेशन और एटीपी बनता है. एटीपी कैसे बनेगा, जब एनर्जी मिलेगा. एनर्जी कहाँ से मिलेगा, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन लो है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है. सो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस भी हो रहे हैं और केमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं. सो पीटर मिचेल ने केमी ऑस्मोटिक मॉडल के थ्रू एटीपी के सिंथेसिस को एक्सप्लेन किया. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. दिस इज द बफर. इस टैंक में बफर है. क्या है, बफर है. बफर में तीन कंपोनेंट है.
पहला एडीपी, दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और तीसरा ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट है। क्या है? ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट है। अब ये जो ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट है ये बेसिकली यहाँ पे यूज किया गया है सक्सिनेट को। सो इस बफर में 3 कंपोनेंट है, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड सक्सिनेट जो कि ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट है। इस बफर में आइसोलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया को रखा गया। अब जब इस बफर में आइसोलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया को सस्पेंड किया गया तो देखा गया कि इसमें 3 तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। पहला सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सबस्ट्रेट क्या है? सक्सिनेट। सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है? फ्यूमरेट। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ? ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है मीन्स ऑक्सीजन यूज होके किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी चीज ऑक्सीडाइज करता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और साथ में प्रोटॉन्स भी कंज्यूम करते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मीन्स ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है। थर्ड प्रोसेस क्या होता है? एटीपी सिंथेसिस। क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन करता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करेगा? एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। सो किसी भी आइसोलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया को जो बफर में रखते हैं, उस बफर में जिसमें 3 तरह के कंपोनेंट है उसमें 3 तरह के प्रोसेसेस को मेजर कर सकते हैं इजिली। पहला ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड वन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड एटीपी सिंथेसिस, ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड एटीपी सिंथेसिस मीन्स रेस्पिरेशन एंड एटीपी सिंथेसिस डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट एज वेल एज एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ पे 2 तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो ब्लैक कलर से ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, इट रिप्रेजेंट ऑक्सीजन कंजम्पशन। जो पिंक कलर से ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है इट इज एटीपी सिंथेसाइज। मीन्स जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते हैं तो यहाँ पे ना ही तो ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है और ना ही तो एटीपी की सिंथेसिस होती है। तब तक नहीं होगा जब तक कि सक्सिनेट या ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट ऐड करते हैं ऑक्सीजन में भी कंजम्पशन हो रहा है और एटीपी की भी सिंथेसिस हो रही है। लेकिन जब यहाँ पे इनहिबिटर ऐड करते हैं दैट इज साइनाइड इनहिबिटर, साइनाइड क्या करता है? साइनाइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के प्रोसेस को ब्लॉक करता है। कहां से कहां ब्लॉक करता है? साइटोक्रोम सी से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जब साइनाइड ऐड कर देंगे तो साइटोक्रोम सी से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा तो ये प्रोटॉन कंज्यूम करके वाटर बनाएगा नहीं। सो जब साइनाइड ऐड कर देते हैं तो ना तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है, मीन्स ना तो रेस्पिरेशन हो रहा है और ना ही एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है? यहाँ पे अगेन ब्लैक ग्राफ रिप्रेजेंट ऑक्सीजन कंजम्पशन, पिंक ग्राफ रिप्रेजेंट एटीपी सिंथेसिस। जब सिर्फ सक्सिनेट ऐड करते हैं तो भी ना ही तो रेस्पिरेशन होता है ना ही एटीपी सिंथेसिस होती है, क्योंकि ये दोनों के दोनों फ्लैट है। लेकिन जब इसमें जैसे ही एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते हैं ऑक्सीजन कंजम्पशन भी होता है और एटीपी की भी सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट अब यहाँ पे 2 केमिकल ऐड करते हैं, दोनों में से कोई एक केमिकल ऐड करेंगे, या तो वेंट्रिसिडीन या तो ओलिगोमाइसिन। अब ये वेंट्रिसिडीन एंड ओलिगोमाइसिन क्या करता है? दे आर इनहिबिटर ऑफ एटीपी सिंथेज। ये क्या है? दे आर इनहिबिटर ऑफ एटीपी सिंथेज। ये एटीपी सिंथेज का क्या है? इनहिबिटर है। एटीपी सिंथेज को इनहिबिट कर दिया। एटीपी सिंथेज का इनहिबिटर है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा। क्या होगा? एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा और रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। दूसरा केमिकल है डीएनपी। डीएनपी क्या है? डीएनपी इज केमिकल अनकपलर। क्या है? केमिकल अनकपलर है। केमिकल अनकपलर है।
केमिकल अनकपलर क्या होते हैं? ये बेसिकली वीक एसिड है, दो केमिकल अनकपलर है. फर्स्ट वन इज द DNP, दैट इज 2,4-dinitrophenol. दिस इज 2,4-dinitrophenol and this is FCCP. FCCP stands for what? FCCP stands for carbonyl cyanide para trifluoromethoxyphenyl hydrazone. सो ये दो अनकपलर है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं DNP एंड FCCP. DNP एंड FCC की बात करें तो ये अनकपलर है और ये वीक एसिड है और हाइड्रोफोबिक होता है. हाइड्रोफोबिक होने की वजह से मेम्ब्रेन में इजिली डिफ्यूज करेगा. क्या करेगा? मेम्ब्रेन में इजिली डिफ्यूज करेगा. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वीकली एसिडिक होता है. सो जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा, ये DNP और FCCP वीकली एसिडिक है. जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा, ये प्रोटॉन रिलीज करेगा. माइटोकॉन्ड्रिया में H+ का कंसंट्रेशन क्या है? लो है. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H+ का कंसंट्रेशन हाई है, मीन्स इधर लो है इधर हाई है. लेकिन जैसे ही ये DNP और FCCP आएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में H+ का कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा. और जब H+ को कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो इससे क्या होगा? इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेसिपेट होगा. प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होगा? डेसिपेट होगा. प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये मैट्रिक्स में आके प्रोटॉन के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है. अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा, इट मीन्स कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है और एटीपी सिंथेसिस है, ये एटीपी सिंथेसिस अनकपल्ड हो गए. यहाँ पे ऑक्सीजन कंजम्पशन तो होगा क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन प्रेजेंट है, सारे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, वो अपना काम कर रहे हैं. वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीजन तक, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है मीन्स ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है. लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बन रहा है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बन रहा है तो एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी. सो अनकपलर का काम क्या है? एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक करना, क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन हो रहा है बट एटीपी सिंथेसिस नहीं हो रहा है. एक सेकेंड कंपाउंड है आइनोफोर. आइनोफोर का एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वैलिनोमाइसिन. आइनोफोर का काम क्या है? ये इनऑर्गेनिक आयंस को मेम्ब्रेन के थ्रू इजिली पास करता है. क्या करता है? इनऑर्गेनिक आयन को मेम्ब्रेन के थ्रू इजिली पास करता है. सपोज दैट कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ये आइनोफोर है, तो ये इनऑर्गेनिक आयंस को क्या करेगा? मेम्ब्रेन के थ्रू इजिली पास कर देगा. क्या करेगा? इजिली पास कर देगा. आइनोफोर अनकपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बाय डिसिपेटिंग द इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन टू द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. सो यहाँ पे 2-3 important points है. First one is the cyanide inhibitor, second one is the ATP synthase inhibitor, third one is the uncoupler and fourth one is the ionophore. और इससे क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं. बट कंक्लूजन इज जो ऑक्सीजन कंजम्पशन और एटीपी सिंथेसिस होती है वो डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट पे भी, एज वेल एज ऑक्सीजन एज वेल एज एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे भी. किस पे? एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट, तीनों पे डिपेंड करता है. अगर सिर्फ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है तब भी एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी, और सिर्फ अगर ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट है फिर भी एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी. प्रोटॉन ग्रेडियंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एटीपी सिंथेसिस में, एंड दिस फिगर रिप्रेजेंट्स द एविडेंस फॉर द रोल ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया गया? यहाँ पे 2 pH लिए गए हैं, pH 9 एंड pH 7. 2 pH लिए गए हैं. इस बीकर में जो बफर है उसका pH क्या है? 9 है. इसका pH क्या है? 9 है. बट यहाँ पे KCl प्रेजेंट है. KCl का कंसंट्रेशन क्या है? 0.1 मोलर. और pH क्या है? pH 9 है. pH 9 है, इट मीन्स कि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कितना होगा? प्रोटॉन का कंसंट्रेशन होगा 10⁻⁻9 मोलर. अब इस बफर में माइटोकॉन्ड्रिया को अगर डालते हैं, मीन्स आइसोलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया को अगर इस बफर में इंक्यूबेट करते हैं, तो यहाँ पे जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा? 10⁻⁻9 मोलर. वहीं पे मैट्रिक्स में भी H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻9 मोलर होंगे. एंड क्योंकि KCl है 0.1 मोलर, तो यहाँ पे KCl पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? 0.1 मोलर.
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट नहीं है। यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट नहीं है, ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट नहीं है। अब यहाँ से इस माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के दूसरे बफर में डालते हैं। जब दूसरे बफर में डालते हैं, इसका पीएच क्या है, इसका पीएच है 7। यहाँ पे KCl नहीं है, बट यहाँ पे वैलिनोमाइसिन है। क्या है, वैलिनोमाइसिन है। और वैलिनोमाइसिन क्या है, आयनोफोर। क्या है, आयनोफोर। अभी भी क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया को पहले इंक्यूबेट किए थे KCl के सॉल्यूशन में, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या है, KCl है, बट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में KCl नहीं होगा। सो KCl पोटेशियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में लो होगा, लेकिन मैट्रिक्स में ज्यादा होगा। अब ये आयनोफोर क्या करेगा, इस पोटेशियम आयन को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजेगा। अब भेजेगा तो पॉजिटिव कंसंट्रेशन, पॉजिटिव चार्ज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ ज्यादा होगा, मैट्रिक्स की तरफ कम होगा। pH 7 था, pH 7 की अगर बात करें तो मैट्रिक इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कितना हो जाएगा, pH 7। pH 7 होगा, यहाँ पे ATP सिंथेज भी है, मीन्स यहाँ पे प्रोटॉन का मूवमेंट होगा। प्रोटॉन का मूवमेंट होगा तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या बनाएगा, ATP बनाएगा। सो यहाँ पे क्या डिपेंड, यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट है, प्रोटोन ग्रेडियंट के ब्रेक डाउन से ATP की सिंथेसिस हो रही है। क्या हो रही है, प्रोटोन के ग्रेडियंट से ATP की सिंथेसिस हो रही है। ATP सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, इट इज ATP सिंथेज। ATP सिंथेज को कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 की अगर बात करें, दैट इज ATP सिंथेज की अगर बात करें तो इट इज F टाइप ATPase, और ये स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेज सिमिलर होता है क्लोरोप्लास्ट एंड यू बैक्टीरिया के ATP सिंथेजेस की तरह। इट इज लार्ज एंजाइम कॉम्प्लेक्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन catalyzes formation of ATP from ADP and inorganic phosphate। अब ये होता कैसे है, इट इज ए कंपेन्ड बाय फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। P साइड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, N साइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ATP सिंथेज को कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं। इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें 2 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं F0 और दूसरे को बोलते हैं F1। F में ये O है, O स्टैंड्स फॉर ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव। ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव। वहीं पे F1 की अगर बात करें तो इट इज द फर्स्ट फैक्टर रिकॉग्नाइज्ड एज एसेंशियल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, F0 एंड F1। F0 की अगर बात करें तो ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। वहीं पे F1 की अगर बात करें तो इट इज पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। क्या है, पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। F1 को अगर सपोज दैट कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन में सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। ATP सिंथेज है F0 एंड F1। F1 जो है, F0 जो है मेम्ब्रेन में है, F1 जो है नॉन लाइक स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया से F1 को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। F1 को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। F0 की खास बात यह है कि इसमें प्रोटॉन पोर होता है। F0 से बचेगा तो इसमें प्रोटॉन पोर होगा। अब यहाँ पे F1 को अगर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं तब क्या ATP की सिंथेसिस होगी। यहाँ पे चारों कॉम्प्लेक्स हैं, चारों कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स ये ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और ये प्रोटॉन भी ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन ये जो F1 है, F1 का जो प्रोटॉन पोर है, इसके थ्रू प्रोटॉन वापस आ जाएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ATP की सिंथेसिस नहीं होंगे। सो यहाँ पे जो F1 डिप्लीटेड वेसिकल्स हैं, ये ATP का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन पोर ओपन हो गया है और उसके थ्रू प्रोटॉन वापस आ जाएगा। बट इसमें फिर से अगर F1 को ऐड करेंगे तो ये F0 के साथ रिकंस्टिट्यूट हो जाएगा एंड देन ये
एटीपी की सिंथेसिस करेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी सिंथेस। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो एंजाइम सरफेस होता है F1 के सरफेस पे, वहां पे एटीपी ज्यादा स्टेबल होता है रिलेटिव टू एडीपी, और इसको प्रूव किया गया है आइसोटोप एक्सचेंज एक्सपेरिमेंट से। आइसोटोप एक्सचेंज एक्सपेरिमेंट विथ प्यूरिफाइड F1। अब इसमें क्या किया गया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होता है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बनाता है, एटीपी प्लस वाटर। अब ये रिएक्शन जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी प्राइम होता है इट इज क्लोज टू 0। बट जो एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, एटीपी अगर हाइड्रोलिसिस करके एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है तो इनका जो डेल्टा जी प्राइम नॉट होता है ये -30 किलो जूल पर मोल होता है। लेकिन जब एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर एटीपी बनाता है तो इनका जो डेल्टा जी प्राइम नॉट होता है इट इज क्लोज टू 0। अब ये इतना डिफरेंस कैसे है, इसको पहले आइसोटोप एक्सचेंज एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया है। सो दिस इज एटीपी वाटर, सो दिस इज एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये क्या बनाता है, एटीपी प्लस वाटर। अब इस आइसोटोप एक्सचेंज एक्सपेरिमेंट में जो वाटर यूज किया गया है उसमें ऑक्सीजन 18 लेबल्ड है, O18 लेबल्ड वाटर है। क्या है, O18 लेबल्ड वाटर है। जब ये देखा गया कि जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है तो ये टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, रिमूव होगा, और यहाँ पे इस बॉन्ड की क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, और इस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी तो वाटर क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस में टूटेगा। अब यहाँ पे ये बॉन्ड अगर हाइड्रोलाइज करेगा तो यहाँ वाटर का H आएगा और यहाँ वाटर का OH आएगा। मीन्स यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ है वहां पे ऑक्सीजन क्या होगा, वहां पे वाटर क्या होगा, O18 लेबल्ड होगा। और कायदे से एक ही ऑक्सीजन लेबल्ड होना चाहिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का, लेकिन ये 3 और 4 ऑक्सीजन लेबल्ड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है तो ये वाला बॉन्ड कंटिन्यूअसली क्लीव होता है और रिफॉर्म होता है, कंटिन्यूअसली क्लीव होगा एंड रिफॉर्म होगा। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो वाटर का OH है ये कभी इस पे अटैच होता है, कभी इस पे अटैच होता है। इसी वजह से ये रैंडमली अटैचमेंट की वजह से इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का 3 और 4 ऑक्सीजन जो है वो O18 लेबल्ड आ जाता है। क्या आ जाता है, O18 लेबल्ड आ जाता है। एंड दिस एक्सचेंज रिएक्शन अकर्स इन अनएनर्जाइज्ड F0F1 कॉम्प्लेक्स। मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं है। विथ आइसोलेटेड F1 द एक्सचेंज डज नॉट रिक्वायर द इनपुट ऑफ एनर्जी। बट सवाल यहाँ पे यह है कि एटीपी के हाइड्रोलिसिस से जो डेल्टा जी प्राइम नॉट की वैल्यू है ये -30 किलो जूल पर मोल है, लेकिन जब एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइंड होकर एटीपी बनाता है तो उस कंडीशन में डेल्टा जी प्राइम नॉट 0 होता है, दैट इज क्लोज टू 0। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ह्यूज डिफरेंस है। एटीपी सिंथेस की बात करें तो ये एटीपी को ज्यादा स्टेबल करता है रिलेटिव टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कैसे, क्योंकि एटीपी से ज्यादा टाइटली बाइंड करता है, ज्यादा टाइटली बाइंड करता है एंड रिलीजिंग एनफ एनर्जी टू काउंटर बैलेंस द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एटीपी। Careful measurements of the binding constant so that F0F1 binds ATP with very high affinity and ADP with much lower affinity. Means ATP synthase का जो F1 है वो ATP से ज्यादा affinity से bind करता है as compared to ADP. Proton gradient drives the release of ATP from the enzyme surface. So यहाँ पे reaction coordinate diagram है for ATP synthase as well as फॉर टिपिकल एंजाइम। टिपिकल एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की अगर बात करें तो रीचिंग द ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट इज द मेजर एनर्जी बैरियर टू ओवरकम। बट वहीं पे रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय एटीपी सिंथेस की अगर बात करें तो रिलीज ऑफ एटीपी फ्रॉम एंजाइम इज द मेजर एनर्जी बैरियर। यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन मेजर एनर्जी बैरियर नहीं है, यहाँ पे जो मेजर एनर्जी बैरियर है इट इज द रिलीज ऑफ
ATP from the enzyme, क्योंकि enzyme से ATP बहुत ही tightly bond होता है, and the free energy change for the formation of ATP from ADP and inorganic phosphate in aqueous solution is large and positive, but on enzyme surface very tight binding of ATP provides sufficient binding energy to bring the free energy of enzyme bond ATP close to that of ADP and inorganic phosphate. So the reaction is readily reversible. The equilibrium constant is near 1. Free energy required to release ATP is provided by proton motive force. So typical enzyme catalyzed reaction की अगर बात करें तो यहाँ पे मेजर एनर्जी बैरियर क्या है? मेजर एनर्जी बैरियर है ट्रांजिशन स्टेट को रीच करना, बट एटीपी सिंथेस कैटालाइज्ड रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ मेजर एनर्जी बैरियर है रिलीज ऑफ एटीपी फ्रॉम द एंजाइम सरफेस। एटीपी सिंथेस की अगर बात करें तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द एफ नॉट, दिस इज द एफ नॉट जो कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एंड दिस इज द एफ वन जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर देखते हैं, इससे हमें एटीपी के सिंथेसिस के मैकेनिज्म को समझने में आसानी होगी। F1 की अगर बात करें तो F1 में टोटल 9 सब यूनिट्स होते हैं। 9 सब यूनिट्स होते हैं लेकिन 5 डिफरेंट टाइप के होते हैं। इट इज 5 डिफरेंट टाइप बट 9 सब यूनिट्स। 5 डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं? अल्फा 3, बीटा 3, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। अल्फा के 3 होते हैं, 1 अल्फा, 2 अल्फा एंड 3 अल्फा। बीटा की भी बात करें तो 3 बीटा सब यूनिट होते हैं, एक गामा सब यूनिट होता है, एक डेल्टा सब यूनिट होता है और एक एप्सिलॉन सब यूनिट होता है। क्या होता है? एक एप्सिलॉन सब यूनिट होता है। बीटा सब यूनिट की अगर बात करें तो तीनों बीटा सब यूनिट में एक एक्टिव साइट होता है फॉर द एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस के लिए तीनों बीटा सब यूनिट में एक एक्टिव साइट होता है। किस लिए? एटीपी सिंथेसिस के लिए। और जितने भी बीटा सब यूनिट होते हैं एक अल्फा सब यूनिट से अटैच्ड होते हैं, मींस यहाँ पे अल्फा बीटा बनाएगा। सो बीटा सब यूनिट में एटीपी सिंथेसिस का एक्टिव साइट होता है, अल्फा सब यूनिट में एटीपी सिंथेसिस का एक्टिव साइट नहीं होता है, बट ये बीटा से कनेक्टेड होता है। इनके अलावा एक गामा सब यूनिट होते हैं। गामा सब यूनिट का एक डोमेन शाफ्ट की तरह काम करता है और इसका दूसरा डोमेन जो होता है ये एक बीटा सब यूनिट से बाइंड रहता है। सपोज दैट कि ये गामा सब यूनिट इस बीटा सब यूनिट से बाइंड है, तो इनका जो कन्फर्मेशन होगा ये बीटा एम्प्टी कन्फर्मेशन होगा। बीटा सब यूनिट की अगर बात करें तो ये तीनों बीटा सब यूनिट का अमाइनो एसिड सीक्वेंस सेम होता है लेकिन इनका कन्फर्मेशन डिफरेंट होता है। एक बीटा सब यूनिट बीटा एटीपी के फॉर्म में होगा, एक बीटा सब यूनिट बीटा एडीपी के फॉर्म में होगा और एक बीटा सब यूनिट बीटा एम्प्टी के फॉर्म में होगा। बीटा एटीपी से जो अल्फा सब यूनिट बाइंड होता है उसको अल्फा एटीपी बोलते हैं। बीटा एडीपी से जो अल्फा सब यूनिट बाइंड होता है उसको अल्फा एडीपी बोलते हैं। बीटा इम्प्टी से जो अल्फा सब यूनिट बाइंड होता है उसको अल्फा इम्प्टी बोलते हैं। सो यहाँ पे 3 तरह के बीटा सब, यहाँ पे 3 बीटा सब यूनिट है, तीनों का अमाइनो एसिड सीक्वेंस सेम है लेकिन तीनों का कन्फर्मेशन अलग है। बीटा इम्प्टी हमेशा वही बीटा सब यूनिट होगा जो गामा सब यूनिट से बाइंड होगा और इनका कन्फर्मेशन चेंज होते रहता है। नाउ कमिंग टू एफ नॉट। एफ नॉट की अगर बात करें तो इट इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और इसमें 3 सब यूनिट होते हैं। फर्स्ट वन इज द ए, दूसरा बी एंड तीसरा सी। दिस इज द ए एंड दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। ए की अगर बात करें तो एक ही होता है, बी की अगर बात करें तो 2 होता है एंड सी की अगर बात करें तो ये 10 से 12 होता है। सब यूनिट सी की अगर बात करें तो इसमें 2 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स होते हैं। क्या होते हैं? इसमें 2 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स होते हैं और ये 2 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स इस मेम्ब्रेन के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? इस मेम्ब्रेन के परपेंडिकुलर होते हैं और ये जो 2 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स होते हैं ये कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं। कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं, जो इनर वाला सर्कल होता है उसमें N टर्मिनल हेलिसेस होते हैं और जो बाहर वाला होता है वो C टर्मिनल हेलिसेस प्रेजेंट होते हैं। ना सबसे इंपॉर्टेंट खास बात, ये जो सी सब यूनिट होते हैं इसमें प्रोटॉन पोर होता है। क्या होता है? प्रोटॉन पोर होता है जिसके थ्रू प्रोटॉन पास करता है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ F0 एंड F1 पार्टिकल।
अब सवाल यह है कि F0 और F1 के थ्रू क्या ऐसा होता है जिससे एटीपी की सिंथेसिस होती है। सो दिस इज द F1 स्ट्रक्चर जो कि 3 बीटा सब यूनिट है। दिस इज 1 बीटा, सेकेंड बीटा एंड थर्ड बीटा, और सारे बीटा के साथ एक क्या है, अल्फा सब यूनिट अटैच है। सो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एक कन्फर्मेशन जो स्टार्ट होता है। ये बीटा सब यूनिट जो है ये बीटा एडीपी कन्फर्मेशन में है। क्या है, बीटा एडीपी कन्फर्मेशन में है। बीटा एडीपी कन्फर्मेशन में जो होते हैं उससे क्या बाइंड रहता है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या बाइंड रहता है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब F0 से प्रोटॉन का फ्लो होता है और 3 प्रोटॉन का जब फ्लो होता है, 3 प्रोटॉन मूव करता है फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से कहां पे, मैट्रिक्स में। कहां पे, मैट्रिक्स में। तो ये 120 डिग्री रोटेट करता है। यहाँ पे 120 डिग्री रोटेशन होता है। बीटा एडीपी जो कन्फर्मेशन है उस पे बीटा एडीपी जो कन्फर्मेशन है उस पे एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड है। जब प्रोटॉन पंप के थ्रू, प्रोटॉन पंप क्या है, प्रोटॉन पंप है F0 है। F0 के थ्रू 3 प्रोटॉन फ्लो करेगा तो 120 डिग्री क्या होगा, रोटेट करेगा। और जैसे ही 120 डिग्री रोटेट करेगा यहाँ के कन्फर्मेशन में शिफ्टिंग होगी। यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे एडीपी यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बीटा एडीपी बीटा एटीपी में चेंज हो जाएगा, बीटा एटीपी कन्फर्मेशन में ये आ जाएगा। और ये वाला जो था ये बीटा एम्प्टी कन्फर्मेशन में चला जाएगा। बीटा एम्प्टी कन्फर्मेशन में जाएगा मीन्स यहाँ पे जो बीटा एटीपी है इससे क्या होगा, जैसे ही 120 डिग्री रोटेट करेगा ये एटीपी रिलीज कर देगा। मीन्स एक एटीपी के फॉर्मेशन के लिए कितना प्रोटॉन मूव करना चाहिए, 3 प्रोटॉन, बट टोटल 4 प्रोटॉन की मूवमेंट होती है एक एटीपी के फॉर्मेशन में। अब ये 4 प्रोटॉन कहां से आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 3 प्रोटॉन ही मूव कर रहा है। एक प्रोटॉन रिक्वायर्ड होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के ट्रांसलोकेशन में फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट में वो एक प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होती है। सो टोटल कितने प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट हुई, टोटल 4 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट हुई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 एटीपी। अब नेक्स्ट 120 डिग्री रोटेट करेगा तो जो ये बीटा एडीपी कन्फर्मेशन में है ये बीटा एटीपी कन्फर्मेशन में हो जाएगा एंड देन ये बीटा एटीपी वाला बीटा एम्प्टी कन्फर्मेशन में होगा। मीन्स यहाँ पे एक एटीपी रिलीज हो जाएगा। देन अनदर 120 डिग्री रोटेट करेगा तो जो बीटा एटीपी है बीटा एम्प्टी कन्फर्मेशन हो जाएगा और जो बीटा एम्प्टी है वो बीटा एडीपी कन्फर्मेशन में आ जाएगा। सो दिस इज द रोटेशन मैकेनिज्म, this is the rotation catalysis for the formation of ATP. so total अगर 360 डिग्री रोटेट करता है तो 3 ATP का फॉर्मेशन होता है और एक ATP के फॉर्मेशन के लिए टोटल 4 प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आ जाए। 3 प्रोटॉन तो इनके रोटेशन के लिए और एक प्रोटॉन एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के ट्रांसलोकेशन के लिए। So this is all about rotational catalysis mechanism for ATP synthesis. Next one is the chemiosmotic coupling. Chemiosmotic coupling allow non-integral stoichiometry of oxygen consumption and ATP synthesis. अब इस पूरे स्लाइड का बस एक ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम NADH एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम FADH2। NADH एंड FADH2 से जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तो कितने ATP की सिंथेसिस होती है। और यहाँ पे जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो क्या है, NADH की अगर बात करें तो NADH से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक जब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो टोटल 10 प्रोटॉन्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स। अब ये जो 10 प्रोटॉन है कितना एटीपी बनाएगा, 4 प्रोटॉन्स की जब मूवमेंट होती है, अभी हमने डिस्कस किया 4 प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आते हैं। 4 प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आते हैं तो 1 एटीपी की सिंथेसिस होती है। कितने एटीपी की सिंथेसिस होती है, 1 एटीपी के। तो
10 प्रोटॉन्स के मूवमेंट से कितने एटीपी की सिंथेसिस होगी। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसको यूनिटी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। 4 प्रोटॉन्स के मूवमेंट से एक एटीपी बनता है, तो 10 प्रोटॉन के मूवमेंट से कितने एटीपी बनेंगे, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड इट इज इक्वल टू 2.5। सो NADH से जब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा मींस इससे 2.5 ATP की सिंथेसिस होगी। वहीं पे अगर FADH2 की अगर बात करें तो FADH2 से जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तो यहाँ पे टोटल 6 प्रोटॉन का मूवमेंट होता है और 6 प्रोटॉन का मूवमेंट होगा मींस यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन कितना होगा, इसका यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 6 और यहाँ पे आएगा 1.5 ATP। सो 1 मॉलिक्यूल NADH से कितना ATP बनेगा, टोटल 2.5 ATP बनेंगे एंड 1 मॉलिक्यूल FADH2 से 1.5 ATP बनेगा। प्रोटॉन मोटिव फोर्स इनर्जाइजेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट का प्राइमरी रोल है वो क्या है, टू फर्निश एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। द प्रोटॉन मोटिव फोर्स आल्सो ड्राइव सेवरल ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इसेंशियल टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मींस प्रोटॉन मोटिव फोर्स का मेन पर्पस क्या है, प्राइमरी रोल क्या है, प्राइमरी रोल है एटीपी की सिंथेसिस करना। लेकिन प्रोटॉन मोटिव फोर्स एटीपी सिंथेसिस के अलावा अदर इसेंशियल प्रोसेसेस भी करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। अब वो क्या करता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो ये इम्परमिएबल होता है चार्ज्ड स्पेसिस के लिए, बट टू स्पेसिफिक सिस्टम ट्रांसपोर्ट एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू द मैट्रिक्स एंड एटीपी और टू द साइटोसोल। यहाँ पे 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पहला तो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज एंड सेकेंड वन इज द फॉस्फेट ट्रांसलोकेज। क्योंकि एटीपी कहाँ बनता है, एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी कहाँ बनेगा, एटीपी बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब सवाल यह है कि ये साइटोसोल में कैसे जाएगा एटीपी, साइटोसोल में ये एटीपी कैसे जाएगा। और दूसरी खास बात, साइटोसोल में एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में कैसे जाएगा। इसके लिए 2 तरह के ट्रांसलोकेटर होते हैं, पहला एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज और दूसरा फॉस्फेट ट्रांसलोकेज। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज की अगर बात करें तो ये एंटीपोटर है और फॉस्फेट ट्रांसलोकेज की अगर बात करें तो ये सिम्पोटर है। अब इस एंटीपोटर सिम्पोटर क्या होता है, एंटीपोटर 2 सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सिम्पोटर 2 सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है लेकिन वो सेम डायरेक्शन में। अब यहाँ पे पहले आते हैं एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज। ATP, this is the matrix side and this is the intermembrane side, intermembrane space side। मैट्रिक्स साइड में क्या बना, ATP बना। अब ये ATP को साइटोसोल में आना होगा फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये किसके थ्रू आएगा, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज के थ्रू आएगा, लेकिन बदले में ये ADP को ट्रांसलोकेट करेगा। बट इस ट्रांसपोर्ट के लिए एक प्रोटॉन्स को ट्रांसफर होना होता है फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स। दूसरा जो फॉस्फेट ट्रांसलोकेज है ये क्या करेगा, ये H2PO4- को कहाँ भेजेगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में भेजेगा। बट इसके साथ साथ ये प्रोटॉन्स भी ट्रांसलोकेट होते हैं। सो यहाँ पे 2 तरह के ट्रांसलोकेटर हैं जो कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स पे काम करते हैं और ये एटीपी सिंथेसिस के अलावा सेकेंडरी काम करते हैं फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है एटीपी सिंथाजोम। एटीपी सिंथाजोम की अगर बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स है एटीपी सिंथेज एंड बोथ ट्रांसलोकेजेस। एटीपी सिंथेज, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज एंड फॉस्फेट ट्रांसलोकेज, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथाजोम। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अब समझते हैं। दिस इज द सेल, ये क्या है, सेल है, एंड दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का ये मैट्रिक्स है, ये क्या है, मैट्रिक्स है, एंड दिस इज द साइटोसोल। साइटोसोल में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। वहीं पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, क्रेब्स साइकिल होते हैं। क्या होते हैं, क्रेब्स साइकिल होंगे। अब जो मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होगा तो मैट्रिक्स में ही क्या बनेगा, NADH बनेंगे
एंड FADH2 बनेगा। क्या बनेगा? NADH एंड FADH2। ग्लाइकोलिसिस में भी एक स्टेप पे NADH बनता है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इसके अलावा ATP सिंथेज होता है। इसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन पास होगा वो मैट्रिक्स का जो NADH होगा वो इलेक्ट्रॉन को पास करेगा, लेकिन जो साइटोसोल में NADH बना है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन कैसे पास करेगा? उसके लिए 2 तरह के शटल होते हैं। एक शटल को बोलते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल और दूसरे शटल को बोलते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। जो साइटोसोल में NADH बना है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होता है, तो NADH कहाँ जाएगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो आराम से आ जाएगा। अब ये NADH यूज होता है ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट के कन्वर्जन में। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, तो NAD+ रीजनरेट हो गया। अब ये मैलेट का ट्रांसपोर्टर होता है, क्योंकि NADH के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं होता है। सो NADH का जो इलेक्ट्रॉन है उसको दूसरे चीजों में कन्वर्ट करते हैं। सो ये मैलेट में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट हो गया। अब मैलेट ट्रांसपोर्टर होता है, इट इज मैलेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट ट्रांसपोर्टर। अब इस ट्रांसपोर्टर से कहाँ जाएगा? मैट्रिक्स में आ गया। जैसे ही मैट्रिक्स में आएगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है मैट्रिक्स में, वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा तो ये NADH वापस बन जाएगा। अब ये NADH इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कॉम्प्लेक्स 1 को देगा। लेकिन अब इस ऑक्सैलो एसीटेट का क्या होगा? ये ऑक्सैलो एसीटेट वापस जाएगा कहाँ पे? साइटोसोल में। बट ऑक्सैलो एसीटेट के लिए ट्रांसपोर्टर नहीं होता है, सो पहले इसको कन्वर्ट होना होगा किस चीज में? एस्पार्टेट में। और एंजाइम कौन होता है? एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। अब ये एस्पार्टेट ग्लूटामेट एस्पार्टेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू कहाँ जाता है? साइटोसोल में आ जाता है। अब ये एस्पार्टेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे एंजाइम जो काम करता है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज काम करता है। सो जो साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस के थ्रू NADH बनता है, वह इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रियल के रेस्पिरेटरी चेन में कैसे भेजेगा, उसके लिए मैलेट एस्पार्टेट शटल काम करता है। नेक्स्ट वन इज द ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। ग्लाइकोलिसिस के लिए NADH बना, ग्लाइकोलिसिस से NADH जो बना वो NADH NAD+ में कन्वर्ट हो गया, बट इस कन्वर्शन में डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है एंड द एंजाइम इज साइटोसोलिक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट फिर से डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? FAD को देगा एंड दिस FAD इज अ पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब FAD FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये FADH2 डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन किसको देगा? यूबिक्विनोन को। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 दोनों बाईपास हो गया। सो यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जाता है कॉम्प्लेक्स 3 में। सो यहाँ पे FADH2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? कॉम्प्लेक्स 3 में एंड देन ये कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन में। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 बाईपास हो गया, मीन्स इसका जो 4 प्रोटॉन है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 प्रोटॉन्स ही आएंगे और यहाँ पे जो ATP का फॉर्मेशन होगा वो 1.5 ATP होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 क्या होगा? बाईपास हो गया। सो दिस इज मैलेट एस्पार्टेट शटल एंड ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। इन दोनों शटल का बस एक ही काम है, जो साइटोसोल में NADH जनरेट होता है उस NADH से इलेक्ट्रॉन को माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन में पुश करना। सो दिस इज ऑल अबाउट mechanism of ATP synthesis, and in my next lecture we will discuss about the regulation of oxidative phosphorylation. And stay tuned for this lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section and please do not forget to like, share and subscribe the channel. Thank you very much.